યુનિપાર્ટ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. તમને કંપની મામલે સમજાવીએ તો તેઓ જે છે તે ખાસ જે હાઈવે માર્કેટ, એગ્રીકલ્ચરલ માર્કેટ્સ, કન્સ્ટ્રક્શન, આ બધા માટેના કોમ્પોનન્ટ્સ જે છે તેઓ બનાવે છે અને સિસ્ટમ્સ અને કોમ્પોનન્ટ્સ બનાવે છે. વધુ વાતચીત કરીએ યુનિપાર્ટ્સ इंडिया लिमिटेड ना चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सोनी हमारे साथ है. गुरदीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर और गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे आपको और कंग्रेचुलेशंस IPO आप लेकर आ रहे हैं उसके लिए. सर, बेसिक कंपनी के बारे में थोड़ा समझाइए सर, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो क्या है बेसिकली और कितने साल पुरानी कंपनी है? थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में बताइए. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने पेश करने के लिए. यूनिपार्ट्स 1994 से कंपनी है और ये प्राइमरीली दो सेगमेंट्स में है. एग्रीकल्चरल मशीनरी पार्ट्स, स्पेसिफिकली ट्रैक्टर के पीछे एक 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम लगता है जिससे कि जो किसान है वो अपना इम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर के साथ लगाता है और ट्रैक्टर्स के अंदर हम ये करते हैं. इसमें हमारा ग्लोबल शेयर जो है वो तकरीबन 17% है मार्केट शेयर और दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में से हम एक कंपनी है जो इस क्षेत्र में है. जो हमारा कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो दूसरा सेक्टर है, वहाँ पे हम आर्टिकुलेशन जॉइंट्स बनाते हैं. तो जितने भी ये फ्रंट लोडर, बैक लोडर, एक्सकेवेटर होते हैं, उनके आर्म्स हैं, तो वो जो आर्म्स जब मूव करते हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल आर्टिकुलेशन जॉइंट्स लगते हैं जो हम करते हैं. और यहाँ पे भी ग्लोबल हमारा 6% का शेयर है ग्लोबल मार्केट में. और सबसे बड़ी बात है, जो एग्रीकल्चरल मशीनरी में जो टॉप 10 कंपनीज दुनिया की हैं, वो सारी टॉप 10 ही हमारे कस्टमर्स हैं. और जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी की टॉप 10 है, उसमें से टॉप 5 हमारी कस्टमर्स हैं. हमारा 84% एक्सपोर्ट का काम है और डोमेस्टिक मार्केट में तकरीबन 14% का हमारा काम है. ठीक है सर, तो जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट का भी काफ़ी ज़्यादा काम है आपका, बाहर भी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपकी हैं. तो गुरदीप जी, समझाइए कि रेवेन्यू मिक्स कैसा है और भारत से कितनी आमदनी हमारी होती है और बाहर से कितना रेवेन्यू है, ये थोड़ा सा ब्रेकअप समझाइए हमें. तो जो एग्रीकल्चरल वाले कंपोनेंट्स हैं उनसे 55% का हमारा रेवेन्यू है और जो कंस्ट्रक्शन है वो करीब 37% है. और जैसे मैंने कहा कि भारत के अंदर जो टोटल सेल है वो करीब 14% है, बैलेंस सारी एक्सपोर्ट से होती है. हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है USA के अंदर, 13% टॉप लाइन वहाँ से होता है. और कंपनी जो है उसके ओवरऑल इस बिजनेस में जैसे मैंने कहा 25 साल से ऊपर में हैं और जो सबसे बड़े कस्टमर्स दुनिया के हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं. इनफैक्ट जो फाइनेंशियल्स अगर मैं थोड़े से आपको बताऊं तो पिछले साल हमने 1227 करोड़ का टॉप लाइन किया है. अबिटा हमारा 271 करोड़ का है जो कि 22% मार्जिन है. जो प्रॉफिट रहा है वो 167 करोड़ का रहा है विच इज़ 13.6%. बट कैश जनरेशन इतना है कंपनी में कि पिछले 3 महीने में हमने 424 करोड़ का कैश जनरेशन किया है. और जो हमारा डेट था 4 साल पहले करीब 250 करोड़ का, वो जैसे हम बात अभी कर रहे हैं वो 60 करोड़ पे आ गया हुआ है. और ROCE 31% है और ROE जो है वो 26.8% है. ओके सर, अब मेन हमारे दो सेगमेंट्स हैं, जैसे एक 3PL है जो 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम है और दूसरा जो प्रिसीजन मेकिंग पार्ट्स जो मशीन पार्ट्स होते हैं PMP. PMPs जो है वो पर्टिकुलरली डिमांड के ऊपर रहता है क्योंकि सबके अलग अलग प्रकार के रिक्वायरमेंट्स होते हैं. सो ये दोनों को आप समझाइए और बेसिकली किस प्रकार के डिमांड आप दोनों में देखते हैं और क्या ज़्यादा मार्जिन आप देखते हैं इन दोनों में से, किस में सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्शन देखने मिलता है, वो भी समझाइए. तो जैसे मैंने कहा मेरा अबिटा 22% है और जो मेरा मार्जिन है वो करीब 25% आता है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो हम आर्टिकुलेशन जॉइंट्स बोलते हैं और करीबन 18% आता है फ्रॉम जो 3 पॉइंट लिंकेज का हम बनाते हैं. तो ये तो है हमारा मार्जिन ब्रेकअप. बट मैं आपको डिमांड के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो सारा मेरा मोस्टली एक्सपोर्ट है और अगर अमेरिका में देखें जहाँ पे 48% मेरा बिजनेस है, तो वहाँ पे पिछले साल अमेरिकन गवर्नमेंट ने $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास किया था और वो अब खर्चा आज शुरू हो गया हुआ है और अगले 4-5 साल तक चलता रहेगा. और 1 ट्रिलियन में से 400 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ सड़कों पे और ब्रिजेस पे और पोर्ट्स पे उन्होंने खर्चा करना है. तो एक तो इससे डिमांड बहुत ज़्यादा
नज़र आ रही है। दूसरा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है यूएसए में इन पर्टिकुलर, वो भी क्योंकि इतना फंड्स बना रहा है तो वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो हमारा इनफैक्ट जो सबसे बड़ा कस्टमर है और जो दुनिया का भी सबसे बड़ी कंपनी है, उनका ये कहना है कि जो डिमांड है इन कंपोनेंट्स की वो 2026 तक ऊपर ही चलती रहेगी, और वो खुद कंपनी अगले साल के लिए कह रहे हैं 13 से 15% तो वो खुद ही ग्रो करेंगे। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन मशीनरी के साइड में। जो एग्रीकल्चरल मशीन के साइड में है वो जो रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से तकरीबन 40 मिलियन टन वीट और फूड आइटम्स बाहर हो गई हैं, उससे इन फूड प्राइसेस की प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं। इंडिया में भी बढ़ी थी और एक्सपोर्ट शुरू हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसने रोक कर दी, जो अच्छा किया। लेकिन बाहर जो है वो कुछ रोक नहीं की है, और जो फार्मर है उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है, पिछले 5 साल में सबसे हाईएस्ट इनकम फार्मर की बताई जा रही है यूएसए और यूरोप में। और उससे जो है वो जो एग्रीकल्चरल मशीनरी यानी कि ट्रैक्टर्स वगैरह की जो सेल भी है वो भी बताई जा रही है कि 2025 तक चलती रहेगी। और ये भी जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की ट्रैक्टर बनाने वाली, वो भी प्रोजेक्ट कर रही है 13 से 15% का ग्रोथ अगले साल के लिए। ओके, डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने सर सारी जानकारी दी। लेकिन जैसे आपने बताया आपके जो क्लाइंट्स हैं उनमें कंसंट्रेशन हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक रिस्क के तौर पर हम समझ रहे थे, क्योंकि जो क्लाइंट का कंसंट्रेशन है, कुछ लिमिटेड क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए सर, किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स आप लॉन्ग टर्म करते हैं उनके साथ, कैसे होता है, और सस्टेनेबिलिटी कैसे यहाँ पर जो है वो यथावत रहेगी कि आपके पास ही ऑर्डर आए उसके लिए। देखिए, एक तो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत पुराने हैं। जी। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल मशीनरी में है, 22 साल से हमारा कस्टमर, और हम उसे बड़ा कहते हैं हमारे लिए, लेकिन वो एक नाम नहीं है, वो उसकी 20 डिफरेंट लोकेशंस में हम माल उनको देते हैं। हम उनको कंस्ट्रक्शन मशीनरी के लिए भी देते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए भी देते हैं। यूएसए में करते हैं, यूरोप में करते हैं, इंडिया में करते हैं, साउथ अमेरिका में करते हैं, और कुछ चीन में भी उनके जो यूनिट्स हैं वहाँ पे भी सप्लाई करते हैं। एक जापानीज जैसे कस्टमर है हमारा बहुत बड़ा, उसको हम यूएसए में करते हैं, जापान में करते हैं, इंडिया में करते हैं, थाईलैंड में करते हैं। तो हमारा रीच जो कस्टमर्स के साथ है वो बड़ा अच्छा है। हमने कभी भी कोई कस्टमर लूज नहीं किया है। और जो हमारी हम वो हमें एक तरह से हमें वो करते हैं कि भाई हमारा वेवलेंथ कितना है कंपनी के साथ में और कैसे हम ग्रो कर रहे हैं उनके साथ में। और हमें की पार्टनरशिप का कायदा दिया गया है। तो इसलिए हमें इन एनी केस हम 3-4 और बहुत बड़ी कंपनी है जिनके लिए हम अभी भी पुश कर रहे हैं फॉर एडिशनल बिजनेस। तो हमें कुछ लगता नहीं है कि कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, जहाँ तक सो कॉल्ड आप कहते हैं कि कंसल्टेशन ऑफ कंपनीज। अच्छा सर, इसके अलावा आपके मार्जिन्स में देख रहा हूँ स्टेडी ग्रोथ, वहाँ पर एबिटा मार्जिन्स पर्टिकुलरली में देखने मिल रहा है। सो ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल प्राइसेस वगैरह का जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, आपने प्राइस पास ऑन किए होंगे। सो ये थोड़ा सा समझाइए, और क्या आपको लगता है कि ये जो रॉ मटेरियल का वॉल्टिलिटी है प्राइस में अभी फ़िलहाल, वो और यहाँ आने वाले वक्त में रहने वाली है? तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो जो रॉ मटेरियल है, स्टील हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है, तो हमारा सारे कस्टमर्स के साथ में ये पास ऑन है। तो पास ऑन मतलब जैसे कि स्टील के दाम बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा वो इंक्रीज हमें दे देते हैं, और जैसे अब थोड़ा थोड़ा घट रहे हैं तो थोड़ा लैग इफेक्ट के साथ वो भी कम होंगे। सिमिलरली हमारा कॉन्ट्रैक्ट फ्रेट के ऊपर भी है हमारा, क्योंकि एक्सपोर्ट का इतना काम है तो सी फ्रेट हम करते हैं, तो वो भी 100% जितना भी एक्सेस है वो हमें वापस किया जाता है। लेकिन देखिए, जो ये सी फ्रेट और ये जो स्टील है वगैरह, ये थोड़ा सा टॉप लाइन को ऊपर नीचे जरूर करते हैं, लेकिन जो हमारा बॉटम है, जो हमारा पैट है, वो उस बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता है, और वहाँ पे मार्जिन बिल्कुल कायम है एंड इट कंटिन्यू टू ग्रो। सो इसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे मार्जिन की। ठीक है सर, बाकी तो हम देख रहे हैं कि जो ओ एफ एस है एंटायरली, ये तो हम देख रहे हैं कि जो दो मेजर होल्डिंग कंपनीज थी वो अब वहाँ पर बेच रही हैं, और बाकी आने वाले वक्त में शेयर होल्डिंग पैटर्न में और कोई परिवर्तन आपको लगता है कि फंड्स रेज करने के लिए आप और कुछ जो कहते हैं कि ओ एफ एस वगैरह जो है वो ऐसी कुछ चीज़ें ला सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, एक तो मैं चाइना प्लस वन का भी आपको बताना चाहता हूँ कि जी उसकी वजह से जी जी।
इंडिया में और पर्टिकुलरली यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड को बहुत ही फायदा हो रहा है, क्योंकि जो कस्टमर्स हमारे जी। चाइना से लेते थे वो बहुत ही मूवमेंट कर रहे हैं अपने रिसोर्सिंग का। इनफैक्ट यूएसए में तो एक नया टर्म वो उन्होंने कॉइन किया है कॉल्ड फ्रेंड शोरिंग। तो वी ओनली वांट टू बाय जो फ्रेंडली कंट्रीज है हमारी, और हम दूसरों से काम नहीं करना चाहते हैं। तो इसका इंडिया को और यूनिपार्ट्स को बहुत ही फायदा हो रहा है। और कंपनी जो है वो ओएफएस कर रही है, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट इक्विटी वाले हैं जो पूरा निकल रहे हैं, और कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और कंपनी को फ्रेश कुछ कैपिटल नहीं चाहिए। इनफैक्ट जितना भी वो रेवेन्यू से मार्जिन से उसका कैश फ्लो आ रहा है, उससे कैपेक्स भी पूरा हो रहा है, उससे वर्किंग कैपिटल भी पूरा हो रहा है। और उसके अलावा 7% फ्री कैश है कंपनी के पास, जो कंपनी ने कहा है कि 25% वो डिविडेंड में देगी, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। और उसके बाद भी पैसा रह जाता है कंपनी के बाद में, अगर बाहर कोई कंपनी और कुछ एक्वायर करनी है तो उसके लिए। ठीक है सर, तो ये सारे मुद्दों पर हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। गुरुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं बेहतरीन रिस्पॉन्स आपको मिले। ऑल द बेस्ट उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और थैंक यू आपके माध्यम से आपके दर्शकों के पास पहुंचाने के लिए। शुक्रिया।